हेलो डियर स्टूडेंट, ब्लैक बुक रिवीजन में आपका स्वागत है। देखिए आज धुआं करते हैं हम लोग द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ साइटोलॉजी दैट इज बायोमॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो बायोमॉलिक्यूल्स में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारी इसमें स्लाइड में कवर्ड हो चुकी हैं। एक्चुअली आप जैसा जानते हैं पहले से ही एकदम कंसाइज वे में एनसीईआरटी को लिया गया है, तो मतलब ये टेंशन छोड़ दो कि कुछ भी एनसीईआरटी का छूटा, जो भी इसमें छूटा होगा तो वो मैं बोल दूंगा, लिख दूंगा, और फिर हम लोग पेपर इसका डिस्कशन करते हैं। 100 क्वेश्चन में मोर देन सफिशिएंट है, आप इतना कर लिए दैट्स इनफ। कोई भी नीट 2023 का क्वेश्चन लेके आना और इस स्लाइड से बाहर नहीं रहेगा, ये गारंटी है लगभग। भाई अब जाहिर सी बात है, अगर एनसीईआरटी से बाहर हो गया तो अलग बात है। आइए स्टार्ट करते हैं द चैप्टर द बायोमॉलिक्यूल्स। जैसा कि नाम बता रहा है, व्हाट इज बायो। बायो का मतलब होता है लिविंग। क्या? बायो का मतलब होता है लिविंग एंड मॉलिक्यूल का मतलब होता है कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड। अब कंपाउंड में भी ऑर्गेनिक में भी इनऑर्गेनिक। इन केस ऑफ प्लांट, इन केस ऑफ एनिमल, जैसे हम लोग यहाँ जो डील करते हैं वो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से कंपाउंड पाए जा रहे हैं वही डील करता है ये चैप्टर आपका बेसिकली बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो नहीं मोटी मोटी बात चैप्टर का नाम का मतलब। आप देखते हैं कि बायोमॉलिक्यूल के अंदर जैसे कैसे हम पता करते हैं, तो भैया आपके अंदर आप उठा लीजिए प्लांट, फंजाई यानी माइक्रोब्स, कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आप उठाते हैं और उसको देखते हैं, उसका डिसेक्शन करके उसको देखते हैं, ग्राइंड करके, तो क्या मिलता है आपको? एक कंपाउंड मिलता है जो उसके अंदर है, वो सारे हैं बायोमॉलिक्यूल्स। अब कैसे इसको आप वेरीफाई करेंगे कि ये बायोमॉलिक्यूल किस मात्रा में, किस अबंडेंस में, किस ऑर्गेनिज्म में कितना है? तो देखा गया यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो पाया जा रहा है मॉलिक्यूल, वही सेम चीज अर्थ क्रस्ट के अंदर पाया जा रहा है। क्या? अर्थ क्रस्ट के अंदर जो पाया जा रहा है मॉलिक्यूल, वही एनिमल बॉडी यानी लिविंग के अंदर पाया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि भैया बायोमॉलिक्यूल का नेचर तो सिमिलर है, बस अबंडेंस अलग अलग है, मतलब उनकी मात्रा अलग है। देखते हैं अभी जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर, इन सब का बेसिकली एनिमल बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, ह्यूमन बॉडी के अंदर ज्यादा होता है, और अर्थ क्रस्ट में कब होता है? तो यानी रिलेटिव अबंडेंस डिफर करती है, बाकी कंपोजिशन सिमिलर होता है आपके अर्थ क्रस्ट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। लिविंग ऑर्गेनिज्म को उठाना है तो आप प्लांट का कोई भी लीफ टिश्यू उठा लीजिए, एनिमल के अंदर लीवर वगैरह, इसको ग्राइंड करिए, मोर्टार और पेस्टल में कौन सा एसिड लेंगे? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COH, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। देखिए जैसे उठाया कि कंपोजिशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द लिविंग टिश्यू लाइक लीफ, पीस ऑफ लीवर, मतलब आप लीफ ले लीजिए या लीवर का पीस ले लीजिए एनिमल बॉडी के अंदर, तो उसको ग्राइंड करिए। ग्राइंड करने बाय द मोर्टार एंड पेस्टल, जिस सोल्यूशन में आप ग्राइंड करते हैं उस एसिड का नाम होता है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। ठीक है, इसको एनसीईआरटी में यहाँ पे CCl3, यहाँ पे एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है CCl3COOH। इतनी केमिस्ट्री आप पढ़े हैं, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है, और जो लिखा है यहाँ भी ये भी सही लिखा हुआ है CCl3COH। ठीक है, ग्राइंड करिए, इसमें थिक स्लरी फॉर्म होगा। एक जैसे आप कुछ भी है, जैसे पत्तियां आप ओखली और उसमें मूसक करते हैं तो उसमें एक थिक स्लरी प्रोवाइड होता है। अब थिक स्लरी को आपको क्या करना है? कॉटन चीज क्लॉथ लेना है, कपड़ा लेना है, और उसको उसमें डालना है, तो कॉटन चीज से बहुत सारा माल नीचे गिरेगा, धीरे धीरे छन जाएगा। ठीक है, तो जब देखा गया कि मान लेते हैं ये बीकर में आपने इसको प्रोवाइड कराया, यहाँ पे चीज कॉटन चीज से यहाँ पे नीचे नीचे माल आया, तो जो नीचे चला गया माल, जो एकदम मतलब इसे कहेंगे आप फिल्ट्रेट। क्या कहेंगे? फिल्ट्रेट। और जो बच गया उसे कहेंगे रिटेंटेट। क्या? पूरा नीचे उड़ने के बाद जब कुछ भी मतलब एकदम जो पूरा माल एकदम घुल चुका है एसिड के अंदर, जो एसिड के अंदर सॉल्युबल है वो फिल्ट्रेट कहलाएगा, और जो बचा है वो रिटेंटेट कहलाएगा। और इसी का दूसरा नाम कह देते हैं भैया, फिल्ट्रेट को कह देते हैं, फिल्ट्रेट को कह देते हैं एसिड सॉल्युबल पूल, यानी एसिड में वो पूरी तरह से घुल चुका है, और जो रिटेंटेट है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल है। ये बात आप समझ गए। अब देखते हैं कि कौन कौन से कंपाउंड आपके एसिड सॉल्युबल पूल में आएंगे और कौन कौन सा एसिड इनसॉल्युबल में आएंगे। ठीक है, तो देखा गया बेसिकली जब इसकी स्टडी की गई तो देखा गया कि दैट कंपाउंड which are present in acid soluble pool having molecular weight more than less than 1000 Dalton, इसीलिए इनका नाम पड़ता है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। क्या? माइक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल। ठीक है, लेस देन 1000 डाल्टन है, यानी 18 से ये डाल्टन का होता है, इसलिए कैसा है? माइक्रो मॉलिक्यूल है, और मोस्टली इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं आपके एसिड सॉल्युबल पूल में। एनसीईआरटी में यही एक छुपी हुई बात लिखी, यहाँ पे नहीं लिखा, लिख लेना चाहिए आपका। जो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन है, क्या? जो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन है, अगर पूछ दिया कि साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन को आप किस में रखेंगे, एसिड सॉल्युबल या इनसॉल्युबल, तो आप घुस जाएंगे। तो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन कम्स अंडर
आपका एसिड सॉल्युबल पूल। और यही एसिड इनसॉल्युबल पूल की बात करते हैं तो ये भी लिखता है कि साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन तो है, साथ साथ में बेसिकली ऑर्गेनली का जो है ऑर्गेनली जो इन्वॉल्व हैं वो आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में आते हैं। तो ये चीज मोटा मोटा याद रखिए, साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन एसिड सॉल्युबल पूल बनाते हैं। साइटो प्लस ऑर्गेनली, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनली होना चाहिए, लेकिन एनसीईआरटी में साइटोप्लाज्मिक भी लिखा है, यानी साइटोप्लाज्मिक दोनों जगह चिपका दिया और इन ऑर्गेनली वाला आपका लिखा है कि एसिड इनसॉल्युबल। एसिड इनसॉल्युबल का मॉलिक्यूलर वेट कितना होना चाहिए? 1000 डाल्टन से ज्यादा होना चाहिए, और उसे माइक्रो कहा तो इसे बायो माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। और इसमें 4 कंपोनेंट आपके आते हैं, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड एंड पॉलीसेक्राइड। ठीक है, इसमें क्या आता है? अमीनो एसिड, शुगर, नाइट्रोजनस बेस एंड फैटी एसिड। एक्चुअली दीज आर मोनोमर ऑफ दैट पॉलीमर। ठीक है, अगर आप यहाँ देखते हैं तो जो आपका मोनोमर है, जो मोनोमर इससे मिलकर बना होता है, वही इसका ये पॉलीमर दिखा है। जैसे अमीनो एसिड इज अ मोनोमर ऑफ आपका पॉलीमर प्रोटीन। प्रोटीन के बहुत सारे अमीनो एसिड एक एक चेन लाइक स्ट्रक्चर है। अगर पूरा एक माला दिया जाए आपको, तो जो मोतियों की माला है उसमें एक मोती को कहते हैं आप अमीनो एसिड, और पूरी माला बनती है आपकी प्रोटीन। तो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड है वो क्या है? इसका मोनोमर है, और ये पॉलीमर है। देखिए आप शुगर, मोस्ट ऑफ द शुगर मिलकर क्या बनाते हैं? आपका पॉलीसेक्राइड। सेक्रोन मतलब शुगर। नाइट्रोजनस बेस, देखिए नाइट्रोजनस बेस के अंदर क्या क्या? नाइट्रोजनस बेस आपके प्लस शुगर, ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप, ये मिलके क्या बनाते हैं? आपके पूरा कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आइदर डीएनए और आरएनए। ठीक है, और इधर ये जो लास्ट में दिया है फैटी एसिड, ये हो गया आपका लिपिड। तो वी कैन से दैट एसिड सॉल्युबल और एसिड इनसॉल्युबल ये कैसे है भैया? आपने कोई भी एनिमल टिश्यू या लीफ ऑफ टिश्यू लिया, उसको ग्राइंड किया, एकदम देखते हैं तो CCl3CH ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के अंदर, फिर उसके अंदर इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए कितना? लेस देन 1000 डाल्टन, इसे माइक्रो मॉलिक्यूल कहेंगे। और जो ये है आपका एसिड इनसॉल्युबल पूल, ये मोर देन होना चाहिए 1000 डाल्टन, और ये बेसिकली ऑर्गेनली के नहीं, आपके साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट है, और ये साइटोप्लाज्मिक प्लस ऑर्गेनली दोनों। ये चीज याद रखना, ये हो सकता है स्टेटमेंट फंसा दे कि भैया एसिड सॉल्युबल पूल, ये तो सबको पता होता है कितना डाल्टन हो चाहिए, कौन कौन सा थे सब, लेकिन ये भूल जाता है कि साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन एसिड सॉल्युबल पूल बनाता है, और एनसीईआरटी में लिखता है कि साइटोप्लाज्मिक प्लस ऑर्गेनली, लेकिन वरीयता आप ऑर्गेनली को दीजिए, ऑर्गेनली के जितने होते हैं वो एसिड इनसॉल्युबल पूल बनाते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट आए? तो इसके अंदर जो मोनोमर है वो आपका इनसॉल्युबल, और जो इसका पॉलीमर है वो, जैसे अमीनो एसिड का पॉलीमर प्रोटीन था, शुगर का पॉलीसेक्राइड है, नाइट्रोजनस बेस से आपका न्यूक्लिक एसिड बनता है, और फैटी एसिड से लिपिड, यानी इधर वाले मोनोमर है, और ये सब कैसे हैं? पॉलीमर, इसीलिए माइक्रो मॉलिक्यूल का है। दैट्स ऑल, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड एज अ बायोमॉलिक्यूल। ठीक है, व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल? अभी बताया जो लिविंग बॉडी के अंदर जो पाया जा रहा है, इट आइदर में भी प्लांट, फंजाई या माइक्रोब्स, कुछ भी हो सकता है। मॉलिक्यूलर वेट आप बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल इज द रेंज, आप बताया था कि बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल किसे कहा था? एसिड इनसॉल्युबल पूल को, जिसका वेट रेंज होना चाहिए 1000 डाल्टन या उससे ऊपर। ऑल बायोमाइक्रो मॉलिक्यूल और बायोपॉलीमर मेड अप ऑफ मोनोमर, जाहिर सी बात है, अभी बताया था माइक्रो मॉलिक्यूल जितने हैं ये सब इन्हीं के पॉलीमर से बने हैं, यानी दीज आर मोनोमर, दीज आर पॉलीमर। ठीक है, लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली माइक्रो मॉलिक्यूल। हाँ, यही बात फंसती है, बस एक छोटी सी बात। देखिए भैया, जो बात लिखता है कि लिपिड को क्यों रख दिया गया है आपके एसिड इनसॉल्युबल पूल में, जबकि इसका वेट तो 18 से 800 डाल्टन के अंदर ही होता है, मोर देन 1000 डाल्टन होना चाहिए, ये क्राइटेरिया ही नहीं फॉलो करता, फिर क्यों रख देते हैं? क्यों? क्योंकि लिपिड क्या करता है? लिपिड वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेजर प्रोटीन जो बनी होती है आपके सेल मेम्ब्रेन की, वो क्या होती है? फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड यानी लिपिड का कंपोनेंट ज्यादा होता है, और लिपिड का कंपोनेंट ज्यादा होने की वजह से जब आप इसे ग्राइंड करते हैं तो वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर में ये टूट जाता है, और वेसाइकल लाइक स्ट्रक्चर में टूट जाने की वजह से ये फिर से अपने आप को जोड़ देता है, जिससे लगता है कि ये उस एसिड में सॉल्युबल ही नहीं हो पाया, इसलिए वो रिटेंटेड में ही बच गया, यानी एसिड इनसॉल्युबल पूल में बच गया। तो लिपिड क्यों हो जाता है एसिड इनसॉल्युबल पूल? क्यों? क्योंकि ये कंजर्व कर लेता है अपने स्ट्रक्चर को आपके इनसॉल्युबल पूल में, इसलिए इसको कहा गया कि ये भैया स्ट्रिक्टली माइक्रोमॉलिक्यूल नहीं है। इस बात को एनसीईआरटी साफ साफ लिखती है, लिपिड इज नॉट अ स्ट्रिक्टली माइक्रोमॉलिक्यूल, यानी ये वेट के हिसाब से तो माइक्रो के, इसकी सारी प्रॉपर्टी एसिड सॉल्युबल पूल यानी माइक्रोमॉलिक्यूल के अंदर आनी चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली रिटेंटेट के अंदर फिल्ट्रेट हो नहीं पाता, रिटेंटेट में ही बच जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं आपकी भैया अब इसे इनसॉल्युबल में ही रखना। तो ये बात आप याद रखिए। सेम टाइप ऑफ इनऑर्गेनिक एलिमेंट फाउंड इन लिविंग, देखो बताया था कि अभी जो भी माल आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के यानी एनिमल के अंदर, प्लांट के अंदर या माइक्रोब्स के अंदर मिलेगा, वही सारा अर्थ क्रस्ट में मिलेगा। लेकिन दोनों का अगर हम चार्ट देखते हैं तो सबसे ज्यादा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन
नाइट्रोजन एंड सल्फर, इतने कंपोनेंट जो अर्थ क्रस्ट में अगर हैं और इधर आपके एनिमल बॉडी में हैं, तो ये एनिमल बॉडी में ज्यादा होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एज कंपेयर टू अर्थ क्रस्ट। यहाँ पे एनिमल बॉडी लिख लो, एनिमल बॉडी, यहाँ पे लिखो अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट। देखिए क्या कहा गया कि सबसे ज्यादा पाया जाता है अर्थ क्रस्ट और एनिमल बॉडी दोनों में ऑक्सीजन, क्या ऑक्सीजन दोनों में ज्यादा पाया जाता है। आपके एनिमल बॉडी में पाया जाता है 65% और इसमें, ठीक है, तो दोनों में ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर इन दोनों में कंपेयर करेंगे अर्थ क्रस्ट और एनिमल में किसमें, तो एनिमल के अंदर ज्यादा होती है, ये सारे कंपोनेंट ज्यादा होते हैं। अभी एक एक हम लोग टेबल देखते हैं, इसमें बना हुआ है अर्थ क्रस्ट इज अ लिविंग, सेम मिलते हैं मैटर, दोनों को देखने के बाद ये देखिए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, देखिए एनिमल बॉडी के अंदर 65%, 46.6% आपका मिलता है अर्थ क्रस्ट में। नॉन लिविंग लिखा हुआ है ना, यानी अर्थ क्रस्ट, टेबल ऐसे कर दे, ठीक है, नॉन लिविंग लिखा हुआ है, ये देखिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा दोनों में। अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू नहीं पूछेगी, लेकिन हो सकता है कि कंपैरिजन पूछ लिया जाए, कंपैरिजन पूछ लिया जाए, तो कंपैरिजन में हमें पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन सबसे मोस्ट अबंडेंट है और एनिमल बॉडी के अंदर 65% है और 46% इसमें। फिर उसके बाद देखिए आप बताया था कि ऑक्सीजन सबसे ज्यादा, फिर कार्बन भी 18.5% है यहाँ पे, और जबकि यहाँ पे 0.03%, ये भी उससे ज्यादा हुआ। सी मिल गया आपका कार्बन। हाइड्रोजन देखते हैं, चलो हाइड्रोजन देखो 0.5%, यहाँ 0.14, तो हाइड्रोजन भी ज्यादा है। CHO ऑक्सीजन बता दिया। नाइट्रोजन भी देखिए ज्यादा होगा, यहाँ पे 3.3% है और यहाँ पे अर्थ क्रस्ट में वेरी लिटिल अमाउंट में आपका नाइट्रोजन पाया जाता है, यानी नाइट्रोजन भी इससे ज्यादा। सल्फर, इवन सल्फर भी आप देखेंगे, सल्फर की कंसंट्रेशन 0.3 है और यहाँ पे 0.03 है, यानी सल्फर भी ज्यादा है। तो आप याद रखिए CHO यानी स्कॉन्स, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर इज प्रेजेंट इन मोर अबंडेंस देन इन अर्थ क्रस्ट, अर्थ क्रस्ट से ज्यादा होता है, ठीक है। देन सोडियम 2.8% इसमें ज्यादा होता है, कैल्शियम भी इसमें ज्यादा होता है अर्थ क्रस्ट में, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। एक चीज पूछेगा कि भैया ये बताइए जो नॉन लिविंग और लिविंग में सबसे ज्यादा नॉन लिविंग कौन सा कंपोनेंट है, तो सेकंड नॉन लिविंग कंपोनेंट 27.7% पाया जाता है आपका सिलिकॉन, और ये एनिमल बॉडी के अंदर नेग्लिजिबल होता है। तो दो चीज याद रखिए, मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, ऑक्सीजन होते हैं दोनों में, लेकिन उनमें दोनों में ज्यादा किस में पाया जाता है, तो 65% पाया जाता है आपके एनिमल बॉडी के अंदर, और 46.6% पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में, यानी नॉन लिविंग के अंदर। फिर उसके बाद पूछेगा कि अर्थ क्रस्ट में बताइए सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे सिलिकॉन 27.7% और एनिमल बॉडी के अंदर लिविंग, और दोनों में कंपेयर किया जाए तो CHO या कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये ज्यादा पाए जाते हैं आपके इनमें, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट योर, ये देखिए इस चैप्टर में सबसे ज्यादा टेबल ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सारी टेबल हमें याद रखनी है। उसके बाद एवरेज कंपोजिशन, सेल के अंदर अलग अलग केमिकल का, अलग अलग कंपाउंड का कंपोजिशन क्या है। सबसे ज्यादा देखिए वाटर बॉडी, आपका पूरा शरीर या पौधे का मोस्टली वाटर, बिना वाटर लाइफ जिंदगी कहाँ, लाइफ ओरिजिनेट ही हुई थी वाटर के अंदर, तो 70 से 90% पाया जाता है आपका वाटर इन एनिमल। प्रोटीन कितना पाया जाता है आपका 10 से 15, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7, कार्बोहाइड्रेट अबाउट 3, लिपिड 2 और आयन 1। अब इसमें सबसे ज्यादा जो फंसाए क्वेश्चन पूछेगा कि पूछेगा व्हाट इज अ मेजर कंपोनेंट ऑर्गेनिक और मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी, तो आप फंस जाएंगे। आपको लगेगा सबसे ज्यादा क्या यूज होता है, पानी, भैया सबसे ज्यादा दिया भी 70 से 90% आंसर, लेकिन वाटर नहीं है, आंसर है आपका प्रोटीन 10 से 15। तो आप पूछोगे कैसे फंसा दी, एक्चुअली जब ऑर्गेनिक वर्ड यूज कर देगा बीच में क्वेश्चन के अंदर, ध्यान देना, यही तो क्वेश्चन बच्चों को आता रहता है लेकिन गलत कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्यों, उनको ये नहीं पता बच्चा कि ऑर्गेनिक बोल दिया है, और स्पेशली ऑर्गेनिक कंपोनेंट सबसे ज्यादा होता है आपका प्रोटीन। क्यों, क्योंकि बेटा वाटर तो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिला हुआ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट है, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक स्पेसिफाइड कर देगा, तब आप प्रोटीन लगाएंगे, देन आपका उसके बाद न्यूक्लिक एसिड, देन कार्बोहाइड्रेट, देन लिपिड, देन आयन। अब आयन कैसे भूल जाओगे, तो आयन एक मतलब आयन और एक ही % होता है, अरे आयन ऐसे लिखोगे, आई दिस इज 1, तो आयन 1% होता है, लिपिड आपका 2% होता है, कार्बोहाइड्रेट 3% होता है, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7% होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखना है। अब आइए माइक्रोमॉलिक्यूल, अमीनो एसिड कंटेनिंग एन अमीनो ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द सेम कार्बन, दैट इज अल्फा कार्बन, हेंस दे आर कॉल्ड अमीनो एसिड। क्या कहते हैं, इन्हें अमीनो एसिड कहते हैं। जैसे अल्फा कंटेनिंग कार्बन, आप बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर है, तो आपको दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, एनसीईआरटी के अंदर लिखा हुआ, दीज आर सब्स्टिट्यूटेड मीथेन। मीथेन का क्या होता है स्ट्रक्चर, CHO, मीथेन है, दिस इज योर मीथेन। मीथेन कैसे बनाएंगे, इसको रफ करते हैं, ये आपका
ये मीथेन है, चारों हाइड्रोजन लगा दिए भैया सिंगल बॉन्ड से, ये आपका बन गया मीथेन। अब कह रहे हैं कि अमीनो एसिड आर अल्फा कार्बन एंड सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, तो भैया अल्फा है, यानी अगर ये मुझे अल्फा कार्बन बनाना है तो चारों ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, और सब्स्टिट्यूटेड है, तो सब्स्टिट्यूटेड होने की वजह से अब एक एक हाइड्रोजन हटाकर हम कुछ ग्रुप लगाएंगे, यहाँ पे COH लगाएंगे, एक एसिडिक ग्रुप, और एक NH2 ग्रुप लगाएंगे, क्या, एक NH2 ग्रुप लगाएंगे, अमीनो ग्रुप, अमीनो एसिड बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एक हाइड्रोजन आपका एज इट इज रहता है, और यहाँ पे फिर एक हाइड्रोजन की जगह R ग्रुप आ जाता है, R। अब जैसे जैसे R बदल दोगे वैसा वैसा अमीनो एसिड बदलता जाएगा, तो R इज अ वेरिएबल ग्रुप, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ और ग्रुप द अमीनो एसिड वेरी डिफर करती है, तो ठीक है। तो NH2 COH और H और R, अब ये R बदल दो आपको अमीनो एसिड अलग मिल जाएगी, तो ये देखिए अल्फा बन गया, इस कार्बन के चारों, इस कार्बन के अबाउट देखिए चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो अल्फा अमीनो एसिड कह दिया। सब्स्टिट्यूटेड मीथेन क्यों कहा, क्योंकि मीथेन के अंदर ही चारों ग्रुप सब्स्टिट्यूट करके मैंने दिखाया, तो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन हो गया। एक्सेप्ट अल्फा अमीनो एसिड में आपकी अल्फा एरोमेटिक होती हैं, अल्फा अमीनो एसिड होती हैं, एक छोड़ के, अगर देखिए यहाँ पे R की जगह अगर आप हाइड्रोजन ही चिपका देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन ही चिपका देंगे, यानी ये एसिड बन गई ग्लाइसिन, क्या बन गई, ग्लाइसिन। ग्लाइसिन इसीलिए सिंपलेस्ट अमीनो एसिड होती है, और ये भैया अल्फा, भैया इसकी कायरलिटी खत्म हो गई, ठीक है। तो हाइड्रोजन याद रखना, अगर लग गया तो ग्लाइसिन, अगर यहीं पे आप हाइड्रोजन की जगह मेथिल लगा देते हैं, क्या लगाते हैं, CH3 मेथिल लगा देते हैं, तो ये बन जाती है एलानीन, क्या, एलानीन, ठीक है। और यहीं पे अगर आप CH2OH लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, CH2OH लगा देते हैं, मेथिल हाइड्रोक्सी लगा देते हैं, तो ये बन जाता है सेरीन, क्या बन जाता है, सेरीन। तो ग्लाइसिन हाइड्रोजन से ग्लाइसिन, और आपका मेथिल से एलानाइन, और सेरीन CH2OH से सेरीन। तो याद रखिएगा आप जैसे जैसे ग्रुप आप बढ़ा रहे हैं, हाइड्रोजन फिर मेथिल ग्रुप, देन CH2 मेथिल हाइड्रोक्सी ग्रुप, आपका अमीनो एसिड बदल गया, ग्लाइसिन एलानाइन सेरीन। तो याद कैसे रखोगे, गैस याद रखना, GAS गैस, ग्लाइसिन एलानाइन सेरीन, ग्लाइसिन के अंदर हाइड्रोजन, एलानाइन के अंदर आपका मेथिल, एंड सेरीन के अंदर CH2OH, और ये सब्स्टिट्यूटेड मीथेन होते हैं, ठीक है। बस ये रहा मोटा मोटा आपका स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। अब यही अमीनो एसिड मिलके बहुत सारे अमीनो एसिड मिलके प्रोटीन बनाते हैं, लेकिन बताया गया कि 20 टाइप के अमीनो एसिड प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, प्रोटीन बनवाने में भाग लेते हैं, ठीक है। और जो हमारे बॉडी के अंदर है, जो दो पार्ट में बांटा गया, जो बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है वो नॉन एसेंशियल है, जो हमें डाइट से लेना है वो एसेंशियल अमीनो एसिड, 10 एसेंशियल अमीनो एसिड है। ट्रिक बता देंगे, VIP, हेल्मेटिटी, वैलिन, आइसोलेसिन, फेलिन, हिस्टिडीन, आर्जिनिन, ल्यूसिन, लाइसिन, टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। टायरोसिन बिल्कुल मत याद रखना, अभी बताते हैं क्यों भूल जाते हो तुम इसको, ठीक है। आइए क्या लिखा है, इन एक्वाटिक सोल्यूशन अमीनो एसिड डाइपोलर अल्फा अमीनो एसिड, क्यों कहा भैया कि चारों कार्बन ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसीलिए कहा इसे अल्फा अमीनो एसिड, डाइपोलर आयन ज्यूटर आयनिक फॉर्म में होता है, यानी प्लस माइनस एक साथ एग्जिस्ट करता है, ठीक है। फैटी एसिड हैज ए कार्बोक्सिलिक ग्रुप, R ग्रुप, बताया था जैसे जैसे R ग्रुप बदल दोगे वैसे वैसे बनेगा। पामिटिक एसिड के पास 16 कार्बन होते, कैसे याद करोगे, छोला आप कैसे खाते हैं, हाथ से, पाम से, पाम मतलब होती है हथेली, तो 16 याद रखना, छोला से, छोला कैसे खाएंगे, 16 हाथ से, तो 16 कार्बन। पामिटिक एसिड फैटी में भी सैचुरेटेड, भैया सैचुरेटेड भी हो सकती है, अनसैचुरेटेड, क्यों, सैचुरेटेड में अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, नो मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल और ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, यानी वो सैचुरेटेड है, और अनसैचुरेटेड में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड होगा। एराकिडोनिक एसिड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है जिसमें 20 कार्बन एटम पाए जाते हैं। आपके एनसीईआरटी एक एग्जांपल लिखती है एराकिडोनिक एसिड की, जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ट्रेंड बदल गया है, अब वो हो सकता है एराकिडोनिक एसिड का ये ना पूछे कि कितने कार्बन एटम होते हैं, सब याद रखते हैं 20 कार्बन, लेकिन वो पूछ सकता है इट मे बी इट इज सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, तो हम आंसर लगाएंगे इट इज अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है। मे बी सैचुरेटेड में ये हो गया। लेसाइथिन एक प्रकार की फॉस्फोलिपिड है, कोलेस्ट्रॉल में 27 कार्बन एटम होते हैं, याद रखना। न्यूक्लियोसाइड हैविंग शुगर हेटेरोसाइक्लिक बेस, जिसे एडेनोसिन एंड साइटिडीन कहते हैं। भैया इसमें तो अलग अलग हो सकते हैं, पूरा लिखा नहीं है, देखो मैं बताता हूँ। नाइट्रोजिनस बेस कितने हैं, नाइट्रोजिनस बेस डीएनए के अंदर देखिए एडेनिन गुआनिन जो होते हैं, एडेनिन और गुआनिन, ये आपके क्या है, प्यूरिन है, दो भागों में बांटा, पहले प्यूरिन एंड देन पिरामिडिन। प्यूरिन, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल कैसा होता है, आपका पिरामिडिन होता है। तो एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल ये आपके होते हैं पिरामिडिन,
ठीक है। यूरासिल ओनली आपके आरएनए में पाया जाता है और थायमिन पाया जाता है आपके डीएनए में, और साइटोसिन दोनों में पाया जाता है, डीएनए एंड आरएनए में। तो एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन एंड यूरासिल, दीज आर नाइट्रोजनस बेस। प्यूरिन और पिरामिडिन बता दिए कौन कौन सा होता है। इन्हीं में नाइट्रोजनस बेस में आप अगर शुगर जोड़ देते हैं, प्लस कर देते हैं शुगर। अब शुगर में भी जैसे डीएनए है, आरएनए के अंदर है तो राइबोज शुगर पाई जाएगी, और डीएनए के अंदर है तो 2-डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाएगी। डीएनए के अंदर 2-डीऑक्सी, क्योंकि 2 पोजीशन में ऑक्सी ग्रुप एब्सेंट होता है इसलिए 2-डीऑक्सी पड़ता है। डी मतलब रिमूवल, डिहाइड्रेशन, वाटर का रिमूवल, ऑक्सीजन का रिमूवल, डीऑक्सी। तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड के अंदर शुगर पाई जाएगी, वो डीएनए है। राइबोज न्यूक्लिक एसिड शुगर पाई जाएगी तो आरएनए है। तो इसमें नाइट्रोजनस बेस के साथ शुगर कौन सी पार्टिसिपेट करती है, उसी के आधार पर आपका डीएनए आरएनए बन गया। नाइट्रोजनस बेस और शुगर को मिला के कहते हैं ये बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं इसे? इसको कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसाइड। और बच्चा न्यूक्लियोसाइड के अंदर आप फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, फास्फोरिक एसिड लगा दो, यानी फॉस्फेट ग्रुप लगा दो, तो ये बन गया आपका न्यूक्लियोटाइड। क्या? न्यूक्लियोटाइड। तो नाइट्रोजनस बेस शुगर प्लस फॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस शुगर न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एडेनोसिन, गुआनोसिन, थाइमिडीन, यूरिडीन, साइटिडीन, ये कैसे हैं? आपके न्यूक्लियोसाइड हैं। और न्यूक्लियोटाइड कैसे होंगे? एडिनाइलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड। ये एसिड बाय एसिड लग जाएगा, लिख लग जाएगा। एलआईसी लास्ट का जो सफिक्स होगा, और सिन लगा है तो वो आपका सिन लगा है तो न्यूक्लियोसाइड है। इलिक एसिड लगा है तो न्यूक्लियोटाइड है। रटने के लिए बता दिए, बाकी आप तो बेस पेयर देख के बता दो बच्चा। एडेनिन के साथ अगर शुगर लगी तो एडेनोसिन, गुआनिन के साथ लगा तो गुआनोसिन, साइटिडीन साइटोसिन के साथ लगा तो साइटिडीन, इसी तरह यूरिडीन, और बनाते जाएंगे आप। फॉस्फोएस्टेराइड विद शुगर न्यूक्लियोसाइड फॉर्मिंग न्यूक्लियोटाइड एडेनाइलिक एसिड। देखो बताया था कि अगर इसमें शुगर न्यूक्लियोसाइड जो बना है उसके अंदर फॉस्फेट को लगा दिया जाए तो न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और एडेनिन ले लो, शुगर ले लो, प्लस फॉस्फेट ग्रुप ले लो तो एडेनाइलिक एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड बन गया। उसी तरह आप एडेनिन या गुआनिन ले लो तो गुआनिलिक एसिड, साइटोसिन ले लोगे साइटिडिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, दैट्स ऑल। तो ये आप एकदम मोटा मोटा समझ गए हैं। जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे बिल्कुल मुझे समझ पा रहे होंगे। ठीक है, दिस इज योर फॉस्फोलिपिड। लेसाइथिन इज अ स्ट्रक्चर ऑफ, ये बना है लेसाइथिन का स्ट्रक्चर। आप कैसे इसको बनाएंगे? जैसे आपको प्रैक्टिस करना है तो आप यहां से शुरू करा करो। यहां से उठाओ CH2, यहां से CH, यहां से CH2, ये बन गया आपका लाइक ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। यही OH जोड़ दो तो लगता है ये ग्लिसरॉल का मोटा मोटा स्ट्रक्चर बन गया। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन ग्लिसरॉल होता है। ठीक, तो ये आप बना लिए, इसको मिटा दो बच्चा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन रख सकते हो। यहाँ पे ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R1 ग्रुप लगा दिए। अब यहाँ पे भी CH के साथ आप O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे लगा दो R2 ग्रुप। ठीक है, उसके बाद CH2 के साथ यहाँ पे ऑक्सीजन प्लस फॉस्फेट ग्रुप लगाना है। फॉस्फोरिक एसिड फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे OH। ठीक है, साथ में आपके ऑक्सीजन CH2। अब यही CH2 के साथ आप नाइट्रोजन के साथ ट्राई मीथेन लगाएंगे, ट्राई मेथिल ग्रुप लगाएंगे। ये बन गया आपका लेसाइथिन का स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल में कितने कार्बन होते थे? 27 अभी बताया। अब ये देखिए ट्राइग्लिसराइड बनाना और आसान होगा, क्योंकि एज इट इज उसी तरह स्ट्रक्चर बनाना है आपको। CH2, फिर यहाँ पे चलना है CH, फिर यहाँ पे बनाना है CH2। यहाँ पे एक ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन वहां से हटाए थे, मतलब ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, ग्लिसरॉल से हाइड्रोजन हटा दो, और हाइड्रोजन हटा के यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R1 लगा दो। यहाँ भी वही काम करो, O C डबल बॉन्ड O R2 लगा दो। अब देखो सीख गया बनाना। अब यहाँ CH2O C डबल बॉन्ड O R3 लगा दो, बन गया स्ट्रक्चर आपका। दिस इज योर ट्राइग्लिसराइड R1 R2 R3। कैसे? फैटी एसिड है। ठीक है, हो गया, खत्म आपका। इसका स्ट्रक्चर याद रखना, दिस इज कोलेस्ट्रॉल। हो सकता पहचानने को देते। अब आते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। व्हाट इज मेटाबोलाइट? दैट डायरेक्टली इन्वॉल्व और हेल्प इन मेटाबॉलिज्म। ऐसे कंपोनेंट, ऐसे कंपाउंड मेटाबोलाइट्स कहते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी मेटाबोलाइट का डायरेक्टली यूज होता है आपके मेटाबॉलिज्म में, जबकि सेकेंडरी का आज तक पता ही नहीं चला कि होस्ट के अंदर, यानी जिसके अंदर वो बनता है प्रोडक्ट, जिसके अंदर वो कंपाउंड बनता है, उसके अंदर उसका क्या उपयोगिता है, इसको पता ही नहीं किया गया। इसलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट का अभी तक भैया होस्ट के अंदर तो नहीं पता गया, यानी जिसके अंदर बनता है उसका क्या फंक्शन है वो चीज नहीं डिस्क्राइब किया गया है। लेकिन हाँ एक चीज है, ये जैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी मेटाबोलाइट, लाइक सेंट, गम, रबर, ये आपके इकोनॉमिक यूज के लिए होते हैं, तो ये ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूज में है।
और दूसरी बात ये कुछ आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में भी रोल अच्छा प्ले करते हैं, यानी हेल्प करते हैं, इसलिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट का रोल पढ़ते हैं। अब प्राइमरी वाला आपसे पूछता नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है प्राइमरी वाला हैव आइडेंटिफाइड फंक्शन प्ले और नॉर्मल रोल इन फिजियोलॉजी मेटाबॉलिज्म में। ग्लूकोज, राइबोज, शुगर, ग्लाइसिन, जितने भी काम के मैटर हैं, यानी आपका प्रोटीन, सैक्राइड, शुगर वाले मैटर और आपके न्यूक्लिक एसिड, ये सब कैसे हैं आपके इसमें रखे गए। जो सेकेंडरी है वो हम लोग पढ़ते हैं। डू नॉट अंडरस्टैंड द रोल, देखो लिखा हुआ है साफ साफ, इसको देखो क्या लिखा है, डू नॉट अंडरस्टैंड द रोल ऑफ फंक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन द होस्ट ऑर्गेनिज्म। देखा होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या रोल है इसका आज तक पता नहीं लगाया गया। मेनी ऑफ देम यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, ह्यूमन वेलफेयर के लिए यूजफुल है, एकदम सही स्टेटमेंट में फंसाएगा कि नॉट यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, गलत हो जाएगा, भी होते हैं। और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस होती है तो आप कहेंगे यस दे हैव अ इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। कौन कौन से? रबर है, ड्रग्स है, स्पाइसेस, सेंट, पिगमेंट, अल्कोलाइट, टॉक्सिन, लेक्स, ये सब अभी पढ़ाते हैं आपको टेबल में, ठीक है। आइए देखते हैं टेबल। व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट? अगर पिगमेंट पूछेगा तो आप बताएंगे कैरोटीनॉइड एंड एंथोसाइनिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल इस चैप्टर में बताया। तो टेबल और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी टेबल ये तैयार होना चाहिए। भाई पिगमेंट कितनी बार, हजारों बार, PY2 उठा के देख लो, हर बार कुछ ना कुछ अगर क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन मिनिमम आएंगे बायोमॉलिक्यूल से, तो हो सकता है एक क्वेश्चन यही दे दे, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, ठीक है। ये आपके पिगमेंट है, याद रखना क्लोरोफिल इज आल्सो पिगमेंट, फंसा देगा कि क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं रखोगे, नहीं। क्यों? क्योंकि क्लोरोफिल हैविंग अ यूज्ड एंड नॉन यूज इन द प्लांट। भैया हमें कारण पता है उसको किस में यूज करते हैं, फोटोसिंथेसिस में, तो हमें उसका उपयोगिता फिजियोलॉजी में, प्लांट फिजियोलॉजी में उसको पता है। जबकि हम बताते हैं कि होस्ट के ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें फिजियोलॉजी के बारे में पता ही नहीं कि क्या काम करता है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं रखा, कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन रखी। एल्कलॉइड में मॉर्फिन, कोडीन है, टर्पिनॉइड में है मोनोटर्पिन्स, यह टर्पिनॉइड रहा है, मोनो और डाई लगा देना यार। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रॉस ऑयल है, एटसेट्रा। टॉक्सिन में एब्रिन रिक्सिन होगा, देखना टॉक्सिन में एब्रिन रिक्सिन है, लेक्टिन्स में कैनकोनावालिन ए है, ड्रग्स में विनप्लास्टिन, कर्क्यूमिन, और पॉलीमेरिक सब्सटेंस में रबर है, गम्स है एंड सेलुलोज है। ये आप याद रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज प्रोटीन? बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ आर ग्रुप, बताया था आर ग्रुप बदलते जाइए, अलग अलग आपके अमीनो एसिड मिलते जाएंगे। हाउएवर दोज व्हिच अकर इन अमीनो एसिड इन प्रोटीन आर ओनली 20 टाइप। कहा कि आर ग्रुप बदल दीजिए, आपकी अमीनो एसिड बदल जाएगी, जबकि प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए 20 अमीनो एसिड यूज होती हैं। कौन कौन सी? ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर मैंने बताया था अभी कि सब्स्टिट्यूटेड मिथेन्स होते हैं, ये एक एक ग्रुप हटाते जाओ और कुछ ना कुछ लगाते जाओ तो आपको मिल गया कुछ ना कुछ। नहीं भाई, COH ग्रुप, NH2 ग्रुप और R ग्रुप लगाओगे, R इज अ वेरिएबल ग्रुप, R बदल दो, अमीनो एसिड के नेचर पता था, हाइड्रोजन लगा दो, ग्लाइसिन सिंपलेस्ट अमीनो एसिड, यानी कायरलिटी खो जाएगी, यहाँ 2 ग्रुप सेम हो जाएंगे, अल्फा नहीं बचेगा, ठीक है। सिंपलेस्ट है, सबसे याद रखना, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड दैट इज ग्लाइसिन एंड इट इज नॉट कायरल, ठीक है। CH2OH, CH2OH लगा दिए, मेथिल हाइड्रोक्सी पता था सेरीन बन जाएगा। और एलानाइन कब बनता था? जब मेथिल लगाते थे। तो ये एक्चुअली उल्टा कर दिए हैं, पहले हाइड्रोजन लगाओ फिर मेथिल लगाओ, बड़ा छोटा क्रम, उसके बाद एलानाइन फिर देन सेरीन, फिर CH2SH लगाया, थायोल ग्रुप लगा दिया तो सिस्टीन बन गया, और ये लग गया तो टायरोसिन होता, CH2OH एंड CH2COOH लग गया तो ग्लूटामिक एसिड। आपसे ये वाला नहीं पूछेगा, एनसीईआरटी में नहीं है, 3 याद रखना, ग्लाइसिन, एलानाइन एंड सेरीन। ग्लाइसिन के अंदर होता है हाइड्रोजन, एलानाइन के अंदर होता है आपका CH3 और सेरीन के अंदर होता है CH2OH, ठीक। ईच प्रोटीन इज अ पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड हेट्रोपॉलीमर। बताया था कि प्रोटीन कैसे होते हैं, हेट्रोपॉलीमर नॉट अ होमोपॉलीमर। साफ साफ एनसीईआरटी लिख दी भैया, हेट्रो है, होमो मत मान लेना, होमो नहीं है, हेट्रो है। कितनी बार हो सकता है स्टेटमेंट में फंस जाओ आप, पेपर के समय हो सकता है दिमाग नहीं काम करता। अमीनो एसिड कैन बी एसेंशियल, बताया था एसेंशियल अगर है तो वो आपको डाइट में लेना पड़ेगा, नॉन एसेंशियल है तो बॉडी के अंदर बन रही है। वी गेट एसेंशियल अमीनो एसिड थ्रू आवर डाइट। अमीनो एसिड विद एग्जांपल कैसे हैं? हाँ ठीक है, जैसे आपने बताया कि अमीनो एसिड होती हैं तो आर ग्रुप बदल जाओ, नेचर बदल गया। अब यही चीज आपको याद रखना है भैया, अमीनो एसिड के अंदर अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है तो क्या होगा, COH ग्रुप ज्यादा है तो क्या नेचर क्या बनेगा, एक हाइड्रोजन है एक आर। अगर NH2 ग्रुप ज्यादा है तो वो बेसिक अमीनो एसिड यानी बेसिक ग्रुप है। तो अमीनो एसिड के अंदर अगर कंपैरेटिवली COH और NH2 में NH2 ज्यादा है बेसिक अमीनो एसिड, अगर COH के ग्रुप ज्यादा है एसिडिक अमीनो एसिड बराबर है तो न्यूट्रल, लाइक वाइलिन आपका न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ग्लूटामिक एसिड आपको एसिडिक अमीनो एसिड है यानी उसमें COH ग्रुप ज्यादा है। और आप अभी पढ़ेंगे बेसिक क्या होता है, तो तीनों नेचर पे बताएंगे। और अगर एरोमेटिसिटी आ गई इनके अंदर तो एरोमेटिक हो गए टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फेनिलएलानाइन, ठीक है। आइए देखते हैं बेसिक अमीनो एसिड, हिस्टीडीन, आर्जिनिन, लाइसिन, हाल याद रखना,
बेसिक अमीनो एसिड हैं, जबकि एसिडिक बताया था, एस्पार्टिक एसिड नाम बता रहा है, एसिड लगा है, एसिडिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, कौन सा तीर मार दोगे, इसमें तो लिखा है एसिड है, ठीक। बेसिक अमीनो एसिड याद रखना, हाल HAL, हाल पूछो ना, ठीक है। हिस्टीडीन, अर्जिन, लाइसिन, तो ये कैसे हैं, बेसिक अमीनो। न्यूट्रल, वायलिन मतलब था न्यूट्रल, न्यूट्रल वाला याद रखना, हो सकता आ जाए, ठीक है। एरोमेटिक अमीनो एसिड TTP याद रखना, TTP, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन, फेनिलैलानाइन, ठीक है, खत्म। सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन एंड मेथियोनिन, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, यमी होगा, मेथियोनिन, सिस्टीन, मेथियोनिन, और दूसरा देखो सिस्टीन और सिस्टीन भी होता है, एक सिस्टीन ये लिखा है, एक सिस्टीन होता है, दो होते हैं इसमें, सिस्टीन, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, ये तीनों आपके सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड होते हैं। तो याद रखना बच्चा, एसिडिक अमीनो एसिड ग्लूटामिक एसिड और आपका एस्पार्टिक एसिड, एसिड लगा है, भूलोगे नहीं। बेसिक अमीनो एसिड हाल, हिस्टीडीन, अर्जिनिन, लाइसिन, न्यूट्रल के अंदर वेलिन है, और एरोमेटिक के अंदर आपके TTP, टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन और फेनिलैलानाइन, सल्फर कंटेनिंग सिस्टीन, सिस्टीन एंड मेथियोनिन, दैट्स ऑल। अब कैसे बताया था कि इनका जो नेचर होगा उसी के आधार पर बन जाएगा। मोस्ट ऑफ द प्रोटीन एंड देयर फंक्शन, कोलेजन, देखो प्रोटीन भैया स्ट्रक्चरल बिल्डिंग ब्लॉक बनाने के अलावा और भी काम करते हैं, जैसे हार्मोन को ले जाने में काम करते हैं, हार्मोन की तरह भी काम कर सकते हैं, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस बना सकते हैं, एंजाइम की तरह काम कर सकते हैं, जैसे ट्रिप्सिन, और इंसुलिन हार्मोन की तरह काम, एंटीबॉडी फाइट इन्फेक्शन अगेंस्ट, जितने भी इम्यूनोग्लोबुलिन है ये सब प्रोटीनेशियस है, रिसेप्टर की तरह काम कर सकता है, स्मेल टेस्ट हार्मोन, GLUT4, ये बात पूछा गया है, GLUT4 जिसे नाम बता रहा है ग्लूकोज, इट विल इन्वॉल्व द ट्रांसफर ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। तो याद रखना ग्लूट का काम होता है, अभी 2022 में ही पूछा गया था सवाल आपसे कि सेल के अंदर सेंसरी रिसेप्टर एंटीबॉडी, यानी प्रोटीन का डाइवर्स फंक्शन है, ये आपको मोटा मोटा इस चार्ट से समझ में आना है। प्रोटीन कैन बी आल्सो एक्ट एज ए कोलेजन, तो कोलेजन के अब ये रखिए, याद रखिए कि प्रोटीन में जो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन होल वर्ल्ड, पूरे बायोस्फीयर में, तो रुबिस्को, क्या रुबिस्को लिख देता हूं, रुबिस्को इज अ मोस्ट अबंडेंट, रुबिस्को इज अ मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन होल बायोस्फीयर, पूरे बायोस्फीयर। रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, क्या है रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, ये आपकी सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है। और एनिमल वर्ल्ड में पूछेगा तो कोलेजन इज अ मोस्ट अबंडेंट इन एनिमल वर्ल्ड, एनिमल वर्ल्ड में कोलेजन नाम की प्रोटीन पाई जाती है, ठीक है। चलिए आइए आगे, अब देखते हैं, ये खत्म हो गया सब। अब स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी। देखिए अगर सीधी एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है तो प्राइमरी है, उसको फोल्ड कर दिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर। एक धागा लीजिए आप, वूलन बॉल लीजिए, कोई धागा यहाँ दिख रहा है नहीं, अब धागे को जैसे आप छोड़ते हैं वो कॉइल्ड होकर नीचे गिर जाता है, तो वही टर्सरी स्ट्रक्चर है। वूलन लाइक स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड, देखिए अब एक एक पढ़ते हैं हम लोग। लीनियर चेन ऑफ अमीनो एसिड इन विच फर्स्ट अमीनो एसिड एंटर। अरे यार लीनियर वाला क्या बताएगा कि भैया कौन सा अमीनो एसिड से शुरुआत हो रही है, यानी ये सीधा चेन बताता है। यहाँ पे ये अमीनो एसिड, मोतियों की माला में मोती जो है वो अमीनो एसिड है, पूरी माला प्रोटीन है, ये बताया। तो ये आपका एन टर्मिनल है और ये सी टर्मिनल है। यानी लेफ्ट एंड वाला फर्स्ट अमीनो एसिड है, राइट एंड वाला लास्ट अमीनो एसिड। यानी लेफ्ट एंड पहला अमीनो एसिड, लास्ट वाला जो आपका राइट एंड है वो लास्ट अमीनो एसिड, और लेफ्ट वाले को एन टर्मिनल कहते हैं और लास्ट वाले को सी टर्मिनल कहते हैं। यही बात लिखी होगी, एन टर्मिनल लेफ्ट एंड लास्ट अमीनो एसिड सी टर्मिनल, ठीक है। राइट एंड बता दी। सेकेंडरी स्ट्रक्चर राइट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर एस्टैब्लिश्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्ड होता ही है। टर्सरी स्ट्रक्चर हॉलो वूलन बॉल लाइक 3D स्ट्रक्चर। बताया था कि किसी भी धागे को आप छोड़िए वो ऐसे कंजूर अप करके नीचे गिरता है, वही 3D स्ट्रक्चर आपका टर्सरी स्ट्रक्चर है। और टर्सरी स्ट्रक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटीन माना जाता है भैया, क्योंकि यही हार्मोन, यही एंजाइम, बहुत सारे फंक्शन जो बायोलॉजी में करता है वो टर्सरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल मत भूल जाना। क्वाटरनरी में हीमोग्लोबिन वगैरह पढ़ते हैं हम। असेंबली ऑफ मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड्स ऑफ हीमोग्लोबिन 2 अल्फा 2 बीटा चेन से मिलकर। क्वाटरनरी पूछेगा तो सिर्फ यही पूछेगा, इसका एग्जांपल बताओ, हीमोग्लोबिन मार देना। पूछेगा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा कौन है तो टर्सरी बता देना, यही सबसे। और सेकेंडरी में राइट हैंडेड स्ट्रक्चर हाइड्रोजन, ठीक है, खत्म। देखो वह मैंने जो पॉइंट लिखा है वो यहाँ लिखे हुए हैं। कोलेजन इज द मोस्ट अबंडेंट एनिमल वर्ल्ड, याद रखना। और रुबिस्को पूरे बायोस्फीयर में। अरे यार रुबिस्को हैविंग बोथ प्रॉपर्टी ना, आपके कार्बन और ऑक्सीजन और CO2 दोनों बाइंड करता है, यानी किसकी मात्रा ज्यादा है उसी के आधार पर। C4 C3 पढ़ा था। कोलेजन मोस्ट अबंडेंट एनिमल वर्ल्ड के अंदर। आपका रुबिस्को रुबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिल ऑक्सीजनेज, रुबिस्को जो है वो आपके होल बायोस्फीयर में है। फंस जाओगे आप, होल बायोस्फीयर पूछे तो लगा देना
ऑफ रूबिस्को। और एनिमल वर्ड पूछे तो कोलेजन यार ग्राउंड मैट्रिक्स होता है एनिमल का, इसलिए कोलेजन एनिमल वर्ड में याद भूलेगा कैसे। पॉलीमेनिसैक्राइड, सैक्रोन मतलब होता है शुगर, लॉन्ग चेन ऑफ शुगर, मोनोसैक्राइड मिलके पॉलीसैक्राइड बनते हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। कह रहे सेलुलोज कैसे होते हैं भैया, पॉलीमर होते हैं ग्लूकोज के, ग्लाइकोजन स्टार्च। अब देखिए एनिमल के अंदर स्टोर फूड, प्लांट के अंदर स्टोर फूड स्टार्च है, एनिमल के अंदर ग्लाइकोजन है, और सेलुलोज वगैरह भी प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, जिससे पेपर वगैरह बनाते हैं। तो ये सारे कैसे हैं, आपका पॉलीसैक्राइड हैं। स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ सेलुलोज बट प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन द प्लांट टिश्यू, बता दिया। अब इसी तरह आप ग्लाइकोजन स्टार्च फ्रॉम हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड गिव द ब्लू कलर। ठीक है, स्टार्च और सेलुलोज में एक डिफरेंस याद रखना बच्चा कि आपका स्टार्च हेलिकल लाइक स्ट्रक्चर बना सकता है, इसलिए दे कैन होल्ड I2, आयोडीन मॉलिक्यूल को होल्ड कर सकता है, और जब आप इसे रिएक्ट कराएंगे तो ये आयोडीन यानी ब्लू या ब्लैक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लैक टू ब्लू कलर देता है, बेसिकली ब्लू लिखे रहते हैं एनसीईआरटी ब्लू लिखे, किताबों में जनरली ब्लू टू ब्लैक लिखा रहता है। स्टार्च कैन होल्ड I2, जबकि आपका ये देखिए ब्लू कलर दिया है, और सेलुलोज नहीं करता। ठीक है, सेलुलोज कॉमनली कॉल्ड एनिमल स्टार्च, बता दिया सेलुलोज एनिमल स्टार्च ना, गलत लिखा है ना ना ना, आंख बंद करके भरोसा नहीं। सेलुलोज यहाँ पे ग्लाइकोजन कॉमनली कॉल्ड एनिमल स्टार्च, याद रखना ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। पॉलीसैकेराइड चेन से ग्लाइकोजन, राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग, आर से राइट, आर से रिड्यूसिंग, लेफ्ट एंड वाला नॉन रिड्यूसिंग होता है, यही लिखा होगा, देखिए पढ़ लीजिए। पॉलीसैकेराइड राइट एंड इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एंड देखिए लेफ्ट एंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग। अबे आर से राइट, आर से रिड्यूसिंग, तो लेफ्ट वाला नॉन रिड्यूसिंग, दैट्स ऑल। प्लांट सेल वॉल मेड ऑफ सेलुलोज की बनी होती है, पेपर, प्लांट पल्प सेल, अभी बताया कॉटन फाइबर, सेलुलोज, इनुलिन, डहलिया नाम के पौधे में लिखा नहीं है, लिख देता हूँ। इनुलिन इन द रूट ऑफ द प्लांट ऑफ डहलिया, रूट ऑफ प्लांट ऑफ डहलिया में पाया जाता है आपका डहलिया, ये है आपका पॉलीमर, एंड इसका मोनोमर होता है फ्रुक्टोज, इसका मोनोमर भी मत भूल जाना, इसका मोनोमर होता है आपका फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज इज अ मोनोमर ऑफ पॉलीमर इनुलिन एंड रूट ऑफ डहलिया प्लांट, और कुछ प्लांट में पाए जाते हैं जिसे इनुलिन कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये लिखा तो है पॉलीमर फ्रुक्टोज का, ठीक है, और प्लांट डहलिया में पाया जाता है। दूसरा बात, इनुलिन का क्या काम है भैया, ये GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, किडनी के एबनॉर्मल फंक्शन को पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पूछेगा नहीं आपसे कि किडनी डिसऑर्डर में इसको यूज करते हैं, एक्चुअली GFR निकालते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड आर ग्लूकोसामीन, एनेस्टिल, नाम और नाम, एनेस्टिल ग्लूकोसामीन, एनेस्टिल म्यूरामिक एसिड, ये कैसे होते हैं कॉम्प्लेक्स, हमको सिंपल पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स में भी होमो, दो प्रकार के, तो होमो पॉलीसैकेराइड और हेटेरो पॉलीसैकेराइड। होमो पॉलीसैकेराइड होता है आपका जो एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का, जिसे आप कहते हैं कि ये पॉलीसैकेराइड है, लेकिन याद रखना होमो है, एनसीईआरटी साफ लिखा है, होमो हेटेरो फंसा देगा। न्यूक्लिक एसिड आइए, अब न्यूक्लिक एसिड देखिए, चारों कंपोनेंट हम लोग पढ़ लिए, प्रोटीन पढ़ लिया, आपका उधर पढ़ लिया, पॉलीसैकेराइड पढ़ लिया, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देख लिया। अब न्यूक्लिक एसिड मेड अप ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बने हैं भैया, डीएनए एंड आरएनए न्यूक्लियोटाइड से ही मिलकर बने हैं। एक्चुअली ये बताओ न्यूक्लियोटाइड से मिलकर तो बना है, ठीक है, कैसे बनता है न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस उठाओ, शुगर उठाओ, प्लस फॉस्फेट या फास्फोरिक एसिड जोड़ दो, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा, दैट्स ऑल। न्यूक्लियोटाइड हैज 3 केमिकली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट, वही बताना चाह रहे हैं भाई, हम तो पहले बता चुके हैं कि शुगर ले लो, फॉस्फेट ले लो, बेस नाइट्रोजनस बेस की बात कर रहे हैं, ठीक है। बेस कौन कौन, एडेनोसिन, गुआनोसिन, थायमिडिन, यूरिडिन, साइटिडिन एंड न्यूक्लियोसाइड, बताया था अभी कि आप ये देखिए न्यूक्लियोसाइड का एग्जांपल यहाँ लिख रहे हैं, हम लोग वहीं देख लिए थे। ये एक्चुअली लिखना क्या चाह रहा है कि न्यूक्लियोसाइड, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर लिए होंगे तो न्यूक्लियोसाइड बना होगा। अब नाइट्रोजनस बेस और शुगर लेके न्यूक्लियोसाइड बनाए, अगर नाइट्रोजनस बेस गुआनिन रखो तो गुआनोसिन, एडेनिन रख लो एडेनोसिन, साइटिडीन, यूरिडीन, थायमिडिन, यही चल रहा होगा, देख लो। देखना, एडेनोसिन, गुआनोसिन, थायमिडिन, यूरिडीन, साइटिडीन, ठीक है, अलग अलग बेस, जैसे थायमिन लिए तो थायमिडिन, देखो भैया, एडेनिन लिए तो एडेनोसिन, गुआनिन लिए तो गुआनोसिन, थायमिन लिए तो थायमिडिन, यूरेसिन लिए तो यूरिडिन। अब आते हैं साइटोसिन, साइटिडिन, ठीक है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अगर आप इसमें फॉस्फेट ग्रुप भी जोड़ देते हैं तो एक एसिड बन जाएगा, क्या, थायमिडिन के साथ थायमिडिलिक एसिड, गुआनिलिक एसिड, यूरिडिलिक एसिड, साइटिडिलिक एसिड एंड न्यूक्लियोटाइड है, यानी विद फॉस्फेट ग्रुप फॉस्फोरिक। ऐसे डीएनए एंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल का काम करते हैं। डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए बिकॉज़ आरएनए लेवाइल होता है, और इसीलिए मोस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है एनिमल का। ये आप एमबीआई मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में आरएनए वर्ल्ड में इसका डिफरेंस बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर, प्रोटीन के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड बनता है भैया, कैसे,
और पॉलीसेकेराइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, दोनों एलिमिनेशन ऑफ वाटर से बनते हैं। न्यूक्लिक एसिड के अंदर फॉस्फोडाइस्टर। मैं आप प्रोटीन के अंदर दिखाता हूँ, जैसे दो आप प्रोटीन उठा लीजिए, जैसे ये उठा लीजिए, यहाँ पे COH ग्रुप है और यहाँ पे NH2 ग्रुप है। आपको तो अमीनो इसका स्ट्रक्चर बनाना आ गया होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे R ग्रुप, यही सिमिलर एक आप उठा लीजिए और अब की बार NH2 को रखते हैं बाहर। एक्चुअली यहाँ पे हाइड्रोजन, मैं NH2 को ऐसे लिख लूँ, NH2 को आप ऐसे लिख सकते हैं भैया, HN और H लिख सकते हैं, कुछ कारण है, देखिए NH लिख सकते हैं NH2 को, ठीक है, H लिख लिया, फिर यहाँ पे N लिख लिया, फिर यानी ये NH2 ग्रुप बना लिया, ठीक है। उसके बाद कार्बन 4 वैलेंसी पूरा करो, यहाँ पे आप लगा दो हाइड्रोजन, यहाँ पे लगा दो R, यहाँ पे लगा दो COH। अब क्या कहते हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोक्सी ग्रुप से और अमीन ग्रुप से हाइड्रोजन उठा लो, क्या मिल गया, H और O यानी H2O मिल गया, यानी रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर का रिमूवल हो जाता है और यहीं से बॉन्ड बन जाते हैं, यानी CONH। यहाँ पे देखो ये बन गया बॉन्ड CONH, पेन बदल दो यार, CONH, ये ग्रुप बनता है पेप्टाइड बॉन्ड, यही है CONH। यहाँ से जुड़ गया, यहाँ पे OH ऑफ 1, देखो अमीनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप का 1 हाइड्रोक्सी ग्रुप रिएक्ट विद अनदर अमीन ग्रुप के हाइड्रोजन से और निकल जाता है वाटर बाय द रिमूवल ऑफ वाटर, यानी डिहाइड्रेशन होता है और बनता है CONH बॉन्ड, दैट इज कॉल्ड, इसी को कहते हैं CONH से पूरा लिंकिंग इसी तरह बन जाती है, दैट इज कॉल्ड पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में भी रिमूवल हो जाता है, एक आपको दिखा दिया, आगे बढ़िए। दो प्रकार के पाथ होते हैं, एनाबॉलिक बताया था, कुछ भी बने सिंथेसाइज होता है एनाबॉलिक पाथ, कुछ भी टूटता है कैटाबॉलिक पाथ, रेस्पिरेशन में आप पढ़ दें। एनाबॉलिक में बनने में आपको एनर्जी देना पड़ता है, जबकि कैटाबॉलिक में एनर्जी निकलती है, ये याद रखिएगा। एनाबॉलिक पाथवे कंज्यूम एनर्जी, मेटाबॉलिक रिएक्शन डू नॉट अकर इन आइसोलेटेड लिंकिंग फॉर्मिंग मेटाबॉलिक पाथवे, वही बात लिख, मेटाबॉलिक आइदर लीनियर सर्कुलर क्रिस क्रॉस, ऑल मेटाबॉलिक रिएक्शन कैटलाइज्ड बाय एंजाइम, सभी मेटाबॉलिक रिएक्शन जो होती हैं वो कैटलाइज्ड रिएक्शन होती है, यानी इसमें एंजाइम पार्टिसिपेट करता है। एंजाइम बेसिकली किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है, नन एक एक्सेप्शन है, राइबोजाइम को छोड़ दें तो सारे प्रोटीन के बने होते हैं। ग्लूकोज, इथाइल अल्कोहल, एरोबिक फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड, पायरुविक एसिड, ये आप पढ़े हैं रेस्पिरेशन में। मेटाबॉलिक पाथवे 10 स्टेप रिएक्शन जो चलती है उसे ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंथेसाइज यूटिलाइजेशन स्टडी बायोएनर्जेटिक्स के अंदर आप कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी एनर्जी को सिंथेसाइज करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, ये पढ़ते हैं, ब्रांच ऑफ साइंस दैट इज कॉल्ड बायोएनर्जेटिक्स, ठीक है। लिविंग स्टेट, ब्लड कंसंट्रेशन ग्लूकोज का 2.4 मिली मोल लीटर पर लीटर से लेके 6.1 नैनो नहीं मिली मोल में है। आपका हार्मोन नैनो में होगा, याद रखना, हार्मोन इज नैनो कंसंट्रेशन में होते हैं। फंसा देगा, ml में लिख देगा, कहेगा वेरी माइन्यूट अमाउंट में पाया जाता है तो आपको लगेगा हाँ बात सही लिख रहा है, फिर बगल में चिपका देगा ml, गलत हो जाएगा, नैनोग्राम में पाए जाते हैं हार्मोन। जबकि ये ब्लड की कंसंट्रेशन याद रखना 4.2 मिली मोल ऑस्मोल से लेकर 6.1 मिली मोल पाए जाते हैं। दैट ऑफ हार्मोन वुड बी नैनोग्राम पर ml, हार्मोन किसमें, नैनो में, ठीक है। आगे बढ़िए। एनी केमिकल और फिजिकल प्रोसेस मूव स्पॉन्टेनियसली टू इक्विलिब्रियम, द स्टेडी स्टेट इज कॉल्ड नॉन इक्विलिब्रियम स्टेट। देखो यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है, यहाँ पे मोटा मोटा बता दे रहा हूँ, नॉन इक्विलिब्रियम। अब बॉडी के अंदर आपको, आपकी बॉडी यानी ह्यूमन बॉडी, एनिमल बॉडी, कोई भी लिविंग स्टेट है तो वो नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट चाहती, क्यों, क्योंकि उसे एफर्ट डालना है, एनर्जी इनपुट करके वो नॉन इक्विलिब्रियम। कोई भी सिस्टम आप फिजिक्स में पढ़ते हैं, एनी सिस्टम दैट मूव इन इक्विलिब्रियम डज नॉट परफॉर्म वर्क। कोई भी अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में चला गया तो वर्क परफॉर्म नहीं करेगा, यानी एनिमल बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में चली गई यानी डेथ हो गई। इसीलिए कहते हैं बहुत ज्यादा सुकून की तलाश में ना रहो, ठीक है, थोड़ा बहुत उथल पुथल जिंदगी में चलती है, नॉन इक्विलिब्रियम में नहीं जाना, इक्विलिब्रियम में नहीं जाना, नॉन इक्विलिब्रियम स्टेडी स्टेट में रहना। और आप उसके लिए एफर्ट करते हैं, भैया क्या एनर्जी दे के आप एफर्ट करते हैं कि आपकी बॉडी नॉन इक्विलिब्रियम रहे, यानी आप लिविंग रहना चाहते हैं, ठीक है। नॉन स्टेडी स्टेट इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड बाय द एनिमल बाय इनपुट ऑफ एनर्जी, यही बात पूरे इसमें लिखा हुआ है। देखिए, वन शुड रिमेंबर दैट फिजिक्स दैट सिस्टम ऑफ इक्विलिब्रियम कैन नॉट परफॉर्म वर्क। पता है तो फिजिक्स में ऐसा पढ़ते हैं कि भैया कोई भी सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में तो वर्क नहीं परफॉर्म करता। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म वर्क कंटिन्यूअसली दो दे कैन नॉट अफोर्ड रीच इक्विलिब्रियम। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म काम करते रहते हैं ताकि वो इक्विलिब्रियम को अफोर्ड ना कर पाए, यानी इक्विलिब्रियम नहीं चाहते, ठीक। Hence, the living state non-equilibrium state is to be able to perform work. Living process is a constant effort to prevent falling into equilibrium. कह रहा है कि लिविंग स्टेट क्या है, कॉन्स्टेंटली एफर्ट है कि उसे प्रिवेंट किया जाए इक्विलिब्रियम में लाने के लिए, प्रिवेंट किया जाए, बचाया जाए। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंजाइम, दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। एंजाइम, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम प्रोटीन के होते बताया था एक्सेप्ट वन दैट इज कॉल्ड राइबोसोम, वो लिखा है, ये देखिए, इसका नेचर आप याद रखना। एंजाइम किसके बने होते हैं, आपके प्रोटीन के, राइबोसोम को छोड़ के आरएनए के अंदर वो राइबोन्यूक्लिक पार्टिकल से बना होता है।
टर्सरी स्ट्रक्चर मेनी क्रिवाइसिस पॉकेट्स आर मेड, जिसे एक्टिव साइट कहते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, बताया था। एंजाइम गेट डैमेज एट हाई टेंपरेचर से अबव 40 डिग्री सेल्सियस, हाउएवर थर्मली स्टेबल एंजाइम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में अगर भाई पीएच और इसकी बात करें आपके एंजाइम के, तो ये चाहे पीएच ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पे ही आपके एंजाइम वर्क करते हैं। कुछ थर्मो एसिडोफिलिक या थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म को छोड़ दें, क्योंकि जहां का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, और आर्कीबैक्टीरिया बहुत से ऑर्गेनिज्म बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा है कि एनिमल ऑर्गेनिज्म आर लिविंग एट दैट कंडीशन वेयर लाइफ इज नॉट पॉसिबल। ऐसी भी जगह रहते हैं जहां पे ऑर्गेनिज्म में लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, तो वहां क्या होता है, ये थर्मोलेवाई के अंदर हाई पीएच पर भी उनका एंजाइम वर्क करता है। वो छोड़ दो तो लगभग मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म का एंजाइम जो है ऑप्टिमम पीएच पर ही वर्क करता है। ठीक, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलके कार्बोनिक एनहाइड्राइड से कार्बोनिक एसिड बनाते हैं, अभी पढ़ते हैं इसका। दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट नाम का एंजाइम है, क्या क्या रोल करता है पढ़ लिया, ये समझ गए। तो ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर भी एंजाइम वर्क करते हैं, ये बात आप याद रखिए। अभी मैं आपको यहाँ पे हो सकता है बना हो, ये आप पढ़ते हैं, यार एक्स एक्सिस में ग्राफ, यहाँ पे टेम्परेचर भी ले लो, यहाँ टेम्परेचर भी और पीएच दोनों, और यहाँ पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो देखते हैं कि ये ऑप्टिमम पीएच पर ही वर्क करते हैं, यानी यहाँ पे अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ा है तो भी घट जाएगा, और एफिशिएंसी एंजाइम घटाने टेम्परेचर पीएच घटाने में भी घट जाती है। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर ही होती है, ऐसा ग्राफ मिलता है आपको। देखते हैं होगा करेंट एब्सेंस ऑफ एंजाइम 200 मॉलिक्यूल। अब देखो द वर्क ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल, मतलब अतुलनीय है भैया इसका काम। देखना 200 मॉलिक्यूल कह रहा है कि H2CO3 की हम बना रहे हैं विदाउट एंजाइम, ठीक है, 1 घंटे में वो भी बन रहा है 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में। अब कह रहा है कार्बोनिक एनहाइड्रेज डाल दें, तब देखो हाउएवर बाय द यूजिंग द एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेज द रिएक्शन स्पीड अप ड्रामेटिकली, बहुत तेजी से बढ़ती है, और कहता है कि 6 लाख मॉलिक्यूल बीइंग फॉर्म एवरी सेकंड। हर सेकंड में कितने मॉलिक्यूल बनते हैं? 6 सेकंड। देखो कितने गुना बढ़ गए, 10 मिलियन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन 10 मिलियन टाइम बढ़ गई भैया। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 10 मिलियन टाइम बढ़ गई। 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 मिलियन टाइम में आपकी रिएक्शन स्पीड अप हो गई है, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के डालने में। तो समझो द वर्क ऑफ एंजाइम इज इनक्रेडिबल। ठीक, यही लिखता है कि 60,000 मॉलिक्यूल 200 मॉलिक्यूल 1 घंटे में बनते थे, अब कहाँ 6 लाख बन रहे हैं 1 सेकंड के अंदर, यानी 60 सेकंड होता है 1 घंटे के अंदर, जहाँ 200 बन रहे साला यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर, यानी 10 मिलियन टाइम लिखा है यार, हाँ ये लिखा है 10 मिलियन टाइम बढ़ जाता है रिएक्शन। द डिफरेंस इन द एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ S दैट मींस ट्रांसफर इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? जो एनर्जी एंजाइम सप्रेस कर देता है, जैसे विदाउट, देखो यहाँ पे भी डायग्राम हम लोग पढ़ेंगे। कोई भी, अरे यार कोई भी केमिकल रिएक्शन है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अरे यार कोई भी केमिकल रिएक्शन है, अगर आप उसे विदाउट एंजाइम करेंगे तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा होगी, और अगर विथ एंजाइम करेंगे तो उसकी एक्टिवेशन, देखो यहाँ पे इतनी एक्टिवेशन एनर्जी है और यहाँ पे इतनी है, तो यानी ऊपर वाला ग्राफ जाहिर सी बात है विदाउट, आपका विदाउट एंजाइम यूज हुआ होगा, और ये विथ एंजाइम यूज हुआ होगा, यानी एंजाइम के साथ। ये एंजाइम करता क्या? एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। एंजाइम देखो लिखा है, लास्ट लाइन यही लिखी, एंजाइम डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। देखिए डायग्राम आ चुका है, 2017-18 के आसपास सवाल आया था, इसमें पूछा था यही लेबलिंग करके कि ये क्या है और ये क्या है। तो ये है विदाउट एंजाइम, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा है, देखो यहाँ पे लिखा होगा आपकी पोटेंशियल एनर्जी दैट इज ट्रांजिशन स्टेट में दिखाया गया एक्टिवेशन एनर्जी, ये एनर्जी है विदाउट आपका एंजाइम। और ये वाली जो एनर्जी है, ये वाली है, ये देखिए एक्टिवेशन एनर्जी घट गई है ये पिंक वाले से, तो ये कैसी है? विदाउट विथ एंजाइम, यानी एंजाइम यूज करिए, आपका एंजाइम क्या करता है? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देता है, ये बात याद रखना, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करें? नेचर ऑफ एंजाइमिक एक्शन, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स एसेंशियल फॉर कैटालिसिस। एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलकर एंजाइम सबस्ट्रेट बनाते हैं, एंजाइम प्रोडक्ट, देन एंजाइम और प्रोडक्ट अलग अलग हो जाते हैं। कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम रिएक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग स्टेप। 10 ये अलग अलग स्टेप हैं। First, these substrate bind to active site of enzyme, fitting into the active site. Binding of substrate induces the enzyme to alter its shape, fitting in more tightly around the shape. क्या कहना चाह रहे हो भाई? कह रहे हैं कि कोई भी एंजाइम पहले एक्टिव साइट को खोजता है। फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, फिटिंग इन एक्टिव साइट, पहले वो जाके उसके एक्टिव साइट में बाइंड करेगा। फिर बाइंडिंग ऑफ सबस्ट्रेट इंड्यूस एंजाइम अल्टर इट्स शेप को बदल देगा और मोर टाइटली बाइंड कर जाएगा। एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम नाउ इज क्लोज प्रोक्सिमिटी ऑफ सबस्ट्रेट ब्रेक द केमिकल बॉन्ड ऑफ सबस्ट्रेट एंड न्यू एंजाइम फॉर्म, जैसे कॉम्प्लेक्स
ईपी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहते हैं। द एंजाइम रिलीज द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन एंड फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड। अब ये प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा और फिर दूसरा एंजाइम आके यहीं बाइंड करेगा अंदर मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट थ्रू द कैटालिटिक वंस अगेन। फिर से इसी तरह वंस अगेन आपकी पूरी ये कैटालिटिक रिएक्शन चलेगी। अब क्या कहते हैं, देखिए मोर देन सफिशिएंट है ये, आप भी बाइक उठा के देख लेना, इससे बाहर कोई भी आ जाए बता देना। फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी बताया था, टेम्परेचर और पीएच दोनों का ग्राफ ऐसे बेल से देखो, ये ऑप्टिमम पीएच और ऑप्टिमम टेम्परेचर पर भी आपके एंजाइम काम करते हैं। इसके ऊपर आपका एंजाइम का डीनेचर्ड हो जाता है, क्योंकि प्रोटीन नेचर होता है, थर्मोलेबाइल होता है, ये टूट जाता है तो वर्क ही नहीं करेगा। ठीक है, तो याद रखना दिस इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी, दिस इज पीएच एंड दिस इज टेम्परेचर, यानी एक्स एक्सिस में टेम्परेचर और पीएच की बात करेगा और एंजाइमेटिक एक्टिविटी पे वहां और ऐसे ग्राफ मिलेगा, अभी बताया था। आइए आगे बढ़िए। Concentration of substrate within the increased substrate concentration, the velocity of the enzymatic reaction raise। कह रहे velocity Vmax बढ़ जाती है, Vmax by 2 आप पढ़े उसमें, reaction ultimately reaches maximum velocity Vmax which is not exceeded by any of the further rise in concentration of substrate। कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा concentration substrate को बढ़ाओ तो Vmax नहीं बढ़ता। ठीक है, कह रहे हैं this is because enzyme molecule are fewer than substrate। कह रहे हैं एंजाइम मॉलिक्यूल बहुत कम होते हैं सबस्ट्रेट के कंपैरिजन में। एंड आफ्टर द सैचुरेशन दीज मॉलिक्यूल, सैचुरेशन के बाद ये मॉलिक्यूल देयर इज नो फ्री एंजाइम, कोई भी एंजाइम ही फ्री नहीं होता भैया कि बाइंड कर सके एडिशनल मॉलिक्यूल से। देखिए यहाँ पे लिखा है Vmax by 2, यहाँ पे ये Km वैल्यू है वो Vmax by 2 याद रखना। इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट। कह रहे हैं इनहिबिटर क्या होता है भाई, इनकी मेडिसिन में बहुत यूज है इनहिबिटर की। बस इतना है, बचा खत्म हो गया आपका। इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन द मॉलिक्यूल। कह रहे भैया ये बहुत ज़्यादा एलोमॉर्फ होते हैं, मतलब सिमिलर मॉर्फिज्म इनका, मॉर्फ मतलब देखने में बहुत सिमिलर साइज के होते हैं इनहिबिटर, और वो एक्टिव साइट को खोजते हैं जहाँ पे एंजाइम का एक्टिव साइट जो बाइंड करना चाहिए एंजाइम को वो वहीं जाके बाइंड कर देते हैं, तो बेचारा एंजाइम बाइंड नहीं कर पाता। इस तरह उसकी एक्टिविटी फिजियोलॉजी अल्टर हो जाती, बदल जाती है। इसी तरह बहुत सारे अगर आपको डिसीजेज हो जाते हैं बैक्टीरियल डिसीज, तो एंटीबायोटिक क्या करती है, यही काम करती है, वो आपके उसमें ड्रग जाके बाइंड कर जाती है और बैक्टीरिया का फंक्शन नहीं होता, यानी हम बीमार होने से बच जाते हैं। इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जिसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में यानी वो एक्टिव साइट को खोजेगा। इनहिबिशन सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का केस है, एग्जांपल है इनहिबिटर में, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का एग्जांपल है। और कौन करेगा तो पूछेगा आपसे कि बाय विच, दैट इज माइलोनेट, और इनहिबिशन सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज पूछेगा क्या है, तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का एग्जांपल है। कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन, देखो लिखा है कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन के कंट्रोल के लिए इसे यूज किया जाता है। व्हाट इज क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर की जो कमीशन है उसने इसको बांटा है कि ये 6 क्लासेस हैं, जिसमें 4 से 13 सब क्लासेस है। क्या 6 क्लासेस हैं एंजाइम की, 6 क्लास है, 6 मेजर क्लास हैं, जिसमें 4 से 13 सब क्लासेस हैं, और वो 4 डिजिट नंबर में इनको नॉमेनक्लेचर किया गया। जैसे इसी सीक्वेंस में करेंगे हम, ऑक्सीडो रिडक्टेज नाम बता रहा है, डिहाइड्रोजिनेज स्पेलिंग मिसप्रिंट हो गई है, डिहाइड्रोजिनेज लिखा है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, एस रिड्यूस प्लस एक्स ऑक्सीडाइज मिलकर एस रिड्यूस, ट्रांसफर करेंगे किसी ग्रुप का एस प्लस जी, मतलब कोई भी ग्रुप है जो सबस्ट्रेट पे जुड़ा है और उसको क्या है, उसको ट्रांसफर करके एस एस ला दिया, जी अलग हो गए। हाइड्रोलाइसिस नाम ही बता रहा है, वाटर स्प्लिटिंग कराएगा, स्टर आइदर प्रोटेक्ट सारे बॉन्डों का। लाइगेज में जोड़ रिमूवल आप लोग कार्बन के साथ देखो एक्स और वाई दोनों जुड़ा है, यहाँ पे एक्स वाई और कार्बन अलग हो गए, यानी एक्स वाई और कार्बन का डबल बॉन्ड बन गया, एक्स वाई डिफरेंट हो गए, अलग हो गए। लाइगेज आइसोमेरेज इंटर कन्वर्जन नाम भी बता रहा है, आइसोमेरेज ऑप्टिकल ज्योमेट्रिकल पोजिशनल। लाइगेज मतलब जोड़ने का काम करते हैं, एमबीए में आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे लाइगेज का फंक्शन, लिंकिंग टुगेदर 2 कंपोनेंट। व्हाट इज कोफैक्टर। एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, अपोएंजाइम एंड नॉन प्रोटीन कंस्टिट्यूट दैट इज कॉल्ड कोफैक्टर। देखना याद रखना, ये बहुत सवाल यहाँ से रिसेंटली सवाल बढ़ गए हैं। दैट इज होलो एंजाइम इक्वल टू अपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। होलो एंजाइम इक्वल टू अपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर। अब देखो होलो एंजाइम मतलब पूरा कंप्लीट एंजाइम के अंदर अपो एंजाइम प्लस कोफैक्टर है। अपो एंजाइम इज प्रोटीनिशियस पार्ट, क्या ये प्रोटीन वाला पार्ट है, कोफैक्टर नॉन प्रोटीनिशियस पार्ट है। ठीक है, कोफैक्टर के अंदर 3 कंपोनेंट आएंगे, 3 कंपोनेंट इसके अंदर आएंगे, ऐसे आप अलग लिख लेना, प्रोस्थेटिक ग्रुप, ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप में को एंजाइम, देखो कोफैक्टर के अंदर आता है को एंजाइम
एंड दिस इज मेटल आयन, जिंक वगैरह पढ़ते हैं मेटल आयन। तो ये हैं आपके कोफैक्टर, यानी बेस्ट रिजल्ट यानी बेस्ट एफिशिएंसी पाना है किसी एंजाइम की, तो उसमें दोनों कंपोनेंट हो जाए, अपोएंजाइम एंजाइम प्लस कोफैक्टर। अगर कोफैक्टर निकाल दिए तो एंजाइम वर्क नहीं करेगा, बिल्कुल याद रखना, यानी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्रो कोफैक्टर। अब कोफैक्टर से सवाल और पूछेगा, बताइए प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है? प्रोटीनेशियस है, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक? तो याद रखना प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक कंपोनेंट होते हैं, लेकिन प्रोस्थेटिक ग्रुप का बाइंड टाइटली बाउंड होता है। फिर से याद रखो, कोफैक्टर 3 कंपोनेंट, प्रोस्थेटिक, कोएंजाइम, मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप आर ऑर्गेनिक कंपाउंड विच टाइटली बाउंड टू अपोएंजाइम, टाइटली बाउंड टू अपोएंजाइम, अपोएंजाइम से टाइटली बाउंड होते हैं। ठीक है भैया, पूछेगा कोएंजाइम, कोफैक्टर के अंदर कोएंजाइम का क्या है? कोएंजाइम इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपोनेंट दैट बाइंड ट्रांजिएंटली, मतलब इनका ट्रांजिशन बाइंड होता है बहुत देर के लिए, वो टाइटली बाउंड नहीं होते। एंड मेटल आयन स्पीड अप करते हैं उसके रिएक्शन में, दैट इज कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को, दैट इज जिंक। इसका एग्जांपल याद रखना, जिंक मेटल आयन में। अपोएंजाइम प्रोटीनेशियस, नॉन प्रोटीनेशियस पार्ट, ऑर्गेनिक, दो ऑर्गेनिक कंपोनेंट बने होते हैं, इसका टाइटली, इसका नॉन टाइटली। मेटल आयन बस खत्म, होलोएंजाइम, अपोएंजाइम, कोएंजाइम, यही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, पढ़ लो। एंजाइम आर कंपोज्ड ऑफ पॉलीपेप्टाइड, अपोएंजाइम प्लस प्रोटीनेशियस कांस्टीट्यूट का कोफैक्टर, बताया था, अपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर मिलकर होलोएंजाइम बना देता है, सवाल आ चुका था। 3 काइंड ऑफ फैक्टर में भी आइडेंटिफाइड, 3 काइंड कोफैक्टर 3 प्रकार के, मैंने बताया क्या? प्रोस्थेटिक ग्रुप, देखो पढ़ो जरा, प्रोस्थेटिक ग्रुप, देन कोएंजाइम, देन मेटल आयन। सही है, एकदम सही है, आगे बढ़ जा बच्चा। प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, मैंने तो कहा था कि प्रोस्थेटिक और कोएंजाइम दोनों ऑर्गेनिक हैं। अभी पढ़ते हैं टाइटली बाउंड, देखो बताया था कि अपोएंजाइम से टाइटली बाउंड होता है कौन? आपका प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, आगे बढ़िए। हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप, हीम क्या है? हीमोग्लोबिन के अंदर हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, याद रखना। हीम इज आल्सो प्रोस्थेटिक ग्रुप इन हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम। ठीक है, कोएंजाइम, देखो यहाँ पे ये सेकंड की बात चल रही है। कोएंजाइम इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, कह रहे हैं दोनों ऑर्गेनिक भैया, ये भी प्रोस्थेटिक ग्रुप भी ऑर्गेनिक है, कोएंजाइम भी ऑर्गेनिक है, लेकिन ये ड्यूरिंग द कोफैक्टर ऑफ कैटालिसिस ये ट्रांजिएंटली बाइंड करते हैं। एग्जांपल क्या है? NADP, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, नियासिन लाइक विटामिन भी पाई जाती है इनके अंदर, NAD और NADP के अंदर। ठीक है, ये कोएंजाइम। आपको फैक्टर के बारे में, हाँ मेटल आयन के बारे में शायद लिखा है, नहीं लिखा होगा। मेटल आयन में आप इसको रफ करता हूँ, एक बार देख लो फिर से। होलोएंजाइम इक्वल टू अपोएंजाइम प्लस कोएंजाइम, अपोएंजाइम होलोएंजाइम इक्वल टू अपोएंजाइम प्लस कोफैक्टर। कोफैक्टर के अंदर 3 चीजें, प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटल आयन। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर आपने हीम के अंदर, जैसे हीमोग्लोबिन में हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, टाइटली बाउंड होता है। कोएंजाइम इज आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ट्रांजिएंटली बाइंड होता है। मेटल आयन में जिंक पढ़ लेना। और कोएंजाइम के अंदर NADP नियासिन नाम की विटामिन बाइंड करती है, देखो लिखा हुआ विटामिन नियासिन, ये लिखा है। इट्स ऑल अबाउट योर मेटल आयन में देखो, जिंक इज अ कोफैक्टर फॉर प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सी पेप्टाइडेज एंड अल्कोहलिक डिहाइड्रोजन। बताया था जिंक यूज इन अल्कोहलिक डिहाइड्रोजन, जिंक इज आल्सो प्रेजेंट इन कार्बोनिक एनाइड्रेज में प्रेजेंट होता है, यानी ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं आपके पूरे एंजाइम को वर्क करने में। ठीक है, तो खत्म हो गया यार। इट्स ऑल अबाउट योर चैप्टर बायोमॉलिक्यूल। कल इसके 100 क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, एंजॉय करेंगे पूरे स्टडी को, इसको कि भैया कैसे कैसे हमारा, देखिए पढ़ना तो तब साबित होता है जब आपके क्वेश्चन निकल रहे हो, क्वेश्चन अच्छे से निकल रहे हो, कॉन्सेप्चुअल एक एक ऑप्शन का पोस्टमार्टम कर ले रहे हैं, यानी आपको चीजें आ गई, हर जगह आप लगा सकते हैं, PCB यानी इवन अदर एग्जाम, UPSC कहीं भी यार, अगर आप क्वेश्चन निकाल ले रहे हो, कंसेप्चुअली क्लैरिटी आपकी अच्छी है, यानी आपका टॉपिक तैयार है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नहीं निकल रहा है उसको अच्छे से पढ़िए, यही होता है जज करने का तरीका। टेस्ट सीरीज दीजिए। तो कल के टेस्ट सीरीज दैट इज NCERT टेस्ट सीरीज में मिलते हैं आपसे। ठीक है, 100 क्वेश्चन के साथ देखेंगे कि क्या ये जो जितना पढ़ाया गया सफिशिएंट है या नहीं। आपका पेपर आएगा तो भी आप देखिए बहुत कम समय में इसको स्पीड अप करके, मैं ये चाहता हूँ कि आपकी, जैसे आप NCERT खोलो मेरे साथ और इसमें बना ऐसे पढ़ते चलो। ठीक है, जहाँ कुछ लिखवाता वहाँ लिख लो, जैसे जैसे याद करना वैसे वैसे कर लो, हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं कल क्वेश्चन के साथ। ठीक है, तब तक पढ़ते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।